हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाउ नो डाउट में। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका मैं परिचय वीडियो लेकर आया हूं। आप पिछले कक्षा में यानी कक्षा 9 में आप संख्या पद्धति के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे। उन्हीं सब चीज़ों को मैं थोड़ा इस वीडियो में मैं डिफाइन करूँगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है, तो 4-5 चीज़ें हैं, आपको सबसे पहले ये 4-5 चीज़ें समझना अत्यंत ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको जो है आगे प्रश्नावली का जो भी आप क्वेश्चन करेंगे वो समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं ये समझना जरूरी है। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं और उसको एन से डिनोट करते हैं, यानी एन से उसको सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं तो आप जानते होंगे प्राकृतिक संख्या को कि जो आप नंबर गिनते हैं 1 2 3 4 से लेकर जो अनंत तक नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर तक, आपका जो है प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक कलम है, 3 कागज़ है, 4 पेन है, तो ये सब जो है ये सब के सब हमारा प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या जो है 1 से शुरुआत होता है, यानी 1 2 3 4 इसी तरह से आगे आपका चलता रहेगा। ये सब जो नंबर होते हैं इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। उसी प्रकार से पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, जिसको W से हम लोग डिनोट करते हैं या सूचित करते हैं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या ही होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में सिर्फ और सिर्फ जीरो आपका इंक्लूड हो जाता है, जीरो जुड़ जाता है। तो यह जीरो से चालू होता है, शून्य से चालू होता है। 0 1 2 3 4 5 इस तरह से चलते रहते हैं अनंत तक। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या या फिर सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। इसलिए कि पूर्ण संख्या में जीरो भी आता है, जबकि प्राकृतिक संख्या में 1 से चालू होकर अनंत तक जाती है और इसमें जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत आपका प्राकृतिक संख्या सारे आ जाते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या सारे नहीं आते हैं, जीरो को छोड़कर सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये इसमें जीरो भी इंक्लूड होगा आपका। अब पढ़े होंगे। अब पूर्णांक जब आप बनाते हैं मैथमेटिक्स, तो उसमें आपका हर एक प्रकार के यानी धनात्मक संख्या भी आते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर्स, और ऋणात्मक संख्या यानी निगेटिव नंबर्स, दोनों प्रकार के नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक जैसे कि 0 हो गया, ये जो है हमारा क्या है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से चलते रहते हैं। उसी प्रकार से -1 -2 -3 यानी पॉजिटिव यानी धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार के जो संख्या होते हैं उसे हम लोग पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स कहते हैं, जिसे Z से हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी रैशनल नंबर, जिसको Q से डिनोट करते हैं या सूचित करते हैं। तो क्या किसे कहेंगे, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का परिभाषा आप पढ़े होंगे या सुने होंगे कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में लिखने का क्या तात्पर्य है, इस Q/P का रूप में लिखने का मतलब है ऐसे संख्या जिसको हम पूर्णतः क्या कर सकते हैं, या फिर पूर्णतः नहीं तो भाग के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी बट्टे वाला जो जितने भी नंबर होते हैं, जैसे कि 2/3 हो गया, उसी तरह से 5/6 हो गया, ये जो जितने भी तरह के नंबर होते हैं यानी बट्टे वाला संख्या, वो सब के सब हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। अगर मैं पूछूं 2 क्या है, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो ये भी परिमेय संख्या होता है दोस्तों, इसलिए कि 2 के बट्टे में कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी हमारा परिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या जिसको P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है। वो शर्त क्या है आपको मैं बताते चलूं कि इसमें P/Q में तो लिखेंगे, लेकिन P भी हमारा क्या हो जाएगा, P भी हमारा पूर्णांक होगा। पूर्णांक होने का मतलब क्या हुआ, पूर्णांक होने का मतलब ऊपर में भी क्या हो सकता है, माइनस में भी हमारा नंबर आ सकता है, जैसे कि -7, और नीचे में भी कोई नंबर आ सकता है। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी, लेकिन नीचे Q कभी भी हमारा 0 नहीं आ सकता। ठीक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए कि Q अगर हमारा 0 आ जाता है तो संख्या अनंत इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये जो नंबर हो जाएगा ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या में जो अंश होता है, यानी ऊपर वाले जो नंबर होते हैं उसे अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो अंश भी हमारा क्या होगा, पूर्णांक होगा, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, और उसी प्रकार से नीचे वाले भी पूर्णांक होगा। ठीक है,
लेकिन Q के स्थान पर हमारा 0 नहीं हो सकता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, P के स्थान पर हो सकता है लेकिन Q के स्थान पर 0 नहीं होगा, इसलिए कि वो नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित संख्या हो जाएगी। अब आगे चलते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को भी हम लोग जो है Q और पावर में स्मॉल c से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या ऐसे संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर अगर लिख दें कि √2/3, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या। आप कहेंगे सर ये तो बट्टे में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपका जो रूट के अंदर लिखा उसका अगर उसका वर्गमूल निकलता है पूर्णतः, तो फिर परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए कि प्यारे दोस्तों जो √2 है इसका अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो उसका वैल्यू का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा, अशांत आवृत्ति होगा, जो कि चलता रहेगा। उसी प्रकार से अगर आपके सामने कोई नंबर दिया हुआ हो जैसे कि 5, 2, 1, 3, 4, 6, जो नंबर रिपीट ना होता हो, इस तरह से चलता रहता हो, इसे अशांत कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की भी जो नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो भी हमारा अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर यही संख्या अगर है 52 दशमलव यहाँ पर 4, 3 और 4, यहाँ पर अगर समाप्त हो जाता है यानी पूर्णतः ये विभाजित हो गया अगर किसी नंबर से, तो ये फिर परिमेय संख्या में आ जाएगा, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? हमारा शांत हो गया। ठीक है, इतनी बात को आप रखेंगे अपना दिमाग में। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसी नंबर को अगर मैं लिख देता हूँ √4/3, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि 4 का वर्गमूल जो है आपको पता है 2 होता है और बट्टे में 3। ठीक है, तो जिसका वर्गमूल पूर्णतः आप निकाल सकते हैं अच्छी तरीके से, तो उसका जो है यानी निकल जाता है और शांत होता है, तो वो हमारा परिमेय संख्या में आ जाएगा। तो √4/3 ये परिमेय संख्या आ जाएगा। उसी तरह से 16 बट्टे है ना, रूट के अंदर अगर है 25 या 36, इस तरह के जो भी नंबर होता है वो भी हमारा किस में आ जाएगा? तो वो भी नंबर हमारा परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार रूट के अंदर से अगर निकालेंगे भी, लेकिन उसका दशमलव प्रसार अगर अशांत है, तो वह संख्या जो है आपका अपरिमेय हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूक्लिड विभाजन परिमिका के बारे में। यूक्लिड विभाजन परिमिका किसे कहते हैं? तो आप लोग पिछले कक्षा में पढ़े होंगे, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो इसमें आप जान लेंगे कि यूक्लिड विभाजन परिमिका किसे कहते हैं। ठीक है, इसलिए कि आपको 1.1 प्रश्न वाली जो 1.1 है आपका वास्तविक संख्या में यानी रियल नंबर चैप्टर में, पहला चैप्टर में, तो उससे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर उससे दिया जाएगा कि यूक्लिड विभाजन परिमिका से हल करें। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके आप उसको हल करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं यूक्लिड विभाजन परिमिका किसे कहते हैं। तो आप जानते होंगे कि भाज्य, या नहीं जानते हैं तो अभी आपको बता देता हूं कि भाज्य जो होता है, भाज्य बराबर हमारा जो होता है वो क्या होता है? भाज्य बराबर आपको पता होगा कि भाजक और गुणे में भागफल, भाजक गुणे में होता है भागफल और प्लस में जो होता है आपका शेषफल, प्लस में शेषफल, इसे ही हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन परिमिका। ठीक है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो चलिए इसको हम लोग अब लिख लेते हैं। भाज्य को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। अब इसको याद रखेंगे, भाज्य को किससे? ए से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार से आपका जो यहाँ भाजक आप देख रहे हैं, ठीक है, भाजक, तो भाजक को हम लोग बी लिखते हैं। ठीक है, भाजक को बी लिखते हैं। उसी प्रकार से भागफल जो आपके सामने में दिया गया है, ठीक है, तो भागफल को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं, क्यू क्वोशिएंट, ठीक है, क्यू से लिखते हैं। उसी प्रकार से शेषफल को हम लोग आर लिखते हैं, रिमाइंडर शेषफल, ठीक है, तो शेषफल को हम लोग आर लिखते हैं। तो यही चीज़ है आपका यूक्लिड विभाजन परिमिका। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? भाज्य के स्थान पर ए लिख सकते हैं और बराबर में भाजक के स्थान पर क्या है? बी, और गुणे में भागफल के जगह पर क्यू है, और उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं प्लस में शेषफल की जगह पर क्या है? आर है। ठीक है, तो A = BQ + R, इसे ही कहते हैं हम लोग
यूक्लिड विभाजन परिमिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमिका। अब एक बात यहाँ पर समझने वाली है। ठीक है, मैं उदाहरण देकर समझाऊंगा, लेकिन उससे पूर्व आप एक बात का ध्यान रखें कि ये जो r होता है, ठीक है, r से बड़ा हमेशा हमारा b होगा, यानी जो हमारा r होता है शेषफल से बड़ा हमारा हमेशा भाजक होगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं कि जो है r से बड़ा जो होता है हमारा b होता है। ठीक है, r से बड़ा b होता है, और शेषफल जो होता है या तो 0 के बराबर होगा, ठीक है, या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, जो r होता है वो किससे बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए मैं उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप कोई भी उदाहरण ले लें, यहाँ पर मान लीजिए 7 से मैं भागा दे रहा हूँ, यहाँ पर 15 का, ठीक है, 7 भागा 15 मैं कर रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 7 दूना 14 आ जाएगा, और शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा भाज्य जिसको हम भाग दे रहे हैं और जिससे भाग कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भागफल। ठीक है, तो ये a हो गया, ये b हो गया, और ये q हो गया, और ये r। तो देखेंगे कि r से हमेशा बड़ा होगा b, वही चीज़ लिखा, r से बड़ा क्या होता है, b होता है। अब यहाँ यहीं पर मैं अगर मैं ये उदाहरण दे दूँ कि 7 गुने 7 से भाग दे रहा हूँ 14 का, तो यहाँ पर 2 बार में पूर्णतः ये विभाजित हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये देखें कि r जो है यहाँ पर 0 के समान है, और यहाँ r जो है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, वही चीज़ लिखा गया है कि 0 से बड़ा r होगा या r 0 के समान होगा। ठीक है, तो यही चीज़ है कि हमारा क्या है, भाज्य कितना है, 15। ठीक है, 15 बराबर में देखिए 7, और गुने में यहाँ पर q है 2, और 2 है, और प्लस में 1। ठीक है, 7 दूना 14 और 1 15। ठीक है, इसे ही हम लोग कहते हैं क्या चीज़, यूक्लिड विभाजन परिमिका। और ये जो मेथड हम अपना रहे हैं, ठीक है, इसे ही बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना। ठीक है, इतना चीज़ आप समझ गए होंगे। अब देखिए हमको हमारा जो काम आएगा वो HCF ज्ञात करने में हमारा काम आता है। हमारा सामने जो क्वेश्चन दिया जाता है हमें, वो कहा जाता है कि HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किसे कहते हैं, तो हम लोगों को पता है कि हम लोग जो HCF सीखे हैं, या तो जिसको बोलते हैं गुणनखंड विधि या भाग विधि, तो इस प्रकार से, ठीक है, हम अगर ज्ञात करते हैं, ठीक है, भाग दे देकर, तो उसे ही बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का हम प्रयोग करते हुए, चलिए मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करके बताता हूँ। जैसे कि आपके सामने में दे दिया, एक नंबर दे दिया 12, यहाँ पर मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ। आपके सामने में एक क्वेश्चन दे दिया 12 और 18। ठीक है, 12 और 18। ठीक है, तो इसको तो गुणनखंड विधि से हम हल कर सकते हैं, इसलिए कि छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, इसको तोड़ देंगे। ठीक है, और उसी तरह से HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का मतलब होता है, आगे हम लोग हल करेंगे तो इसको पूरी तरह से मैं डिफाइन करके बताऊंगा। ठीक है, तो ये 2 बार में ये विभाजित हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6, उसी प्रकार से 2, फिर आ जाएगा 3। ठीक है, तो 12 का क्या गुणनखंड आ गया, 2 गुने 2 गुने 3। उसी प्रकार से 18 का अगर मैं करूं, यहाँ पर देखते चलेंगे, 18 का अगर मैं करूं तो 2 बार में 9, उसी प्रकार से यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, और फिर ये आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर भी 3 आ गया। तो 18 का कितना आ गया आपका गुणनखंड, यहाँ 2 गुने में 3 गुने में 3। ठीक है, अब आपको पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो देखेंगे जोड़ा, देखिए कि इसमें भी 2 है कॉमन। ठीक है, इस तरह से जोड़ा मिलाएंगे। अब इसमें 1 2 है, लेकिन इसमें तो 2 नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, इसमें और एक 3 है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं। ठीक है, HCF 12, 18 का जो हो जाएगा आपके सामने, इसमें इसका कॉमन 2 एक निकल गया और एक 3, जो कि आ जाएगा 6। इसका HCF निकल कर आ गया आपका सामने कितना, 6 आ गया, HCF 6 आ गया। तो इस तरह के जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसको हम इजी तरीके से हल कर सकते हैं, परंतु जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं,
ठीक है, उसको हल करना संभव नहीं होता, जिस वजह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हम लोग उन क्वेश्चंस को हल करते हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चंस को मैं हल करके यहाँ पर बता रहा हूँ कि 12 जो बड़ा वाला नंबर होता है उसको हम लोग अंदर रखते हैं, ठीक है, अंदर, यानी ए के स्थान पर बड़ा नंबर को रखते हैं, बी के स्थान पर हम लोग छोटे नंबर को रखते हैं। तो बी के स्थान पर हमने छोटे नंबर को रख लिया और ए के स्थान पर बड़ा नंबर को। तो चलिए कितना बार में भाग जाएगा, एक ही बार में भाग जाएगा कि नहीं, 12। अब इसको माइनस करें तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और उसी प्रकार से फिर हम ये वाला जो यहाँ पर क्या होता है भाजक, यहाँ पर ये भाज्य बन जाता है। अब 2 बार में ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, जब तक 0 नहीं आता नहीं छोड़ते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो होता है भाजक, यही हमारा HCF होता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग इसी प्रकार से क्या करते हैं, लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए अब हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। तो चरण के हिसाब से लिखते हैं कि फर्स्ट केस, सेकंड केस, है ना। तो फर्स्ट केस में क्या आया कि 18 बराबर में 12 गुने 1 और प्लस में 6, यहाँ तक। फिर उसी प्रकार से यहाँ आ जाएगा 12, ठीक है। ये दूसरा केस है, ये आ जाएगा दूसरा केस में कि 12 6 गुने 2 प्लस 0, ठीक है। तो ये वाला हमारा HCF आ जाता है। तो HCF क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। इसे ही बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना, ठीक है। आगे सारा जितना क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको पूर्णतः जो भी डाउट है उसको मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में मैं इसका प्रश्नावली की तरफ बढ़ूंगा और इसको हल करके